वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के अध्याय 3 के बारे में, जिसका नाम है हमारी बदलती हुई पृथ्वी। अब तक हमने 6th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। साथ में जो हमारी 7वीं क्लास है उसकी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिए। उनके पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड भी कर दिए हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी ये चीज़ें अपलोड कर दी हैं। अगर उनसे आप कनेक्ट होना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे कनेक्ट हो जाएं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर लिखे हुए हैं उन नंबर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी बदलती हुई पृथ्वी। पहले हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया है। आप यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो पहले उन दोनों चैप्टर्स को देख लो, उसके बाद ही इस चैप्टर को देखना ताकि आपके अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये तीनों चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है। स्थलमंडल पर अनेक प्लेटों में विभाजित होता है। स्थलमंडल इसमें अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। तो आपको पहले पता होगा, हमने जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटा था। उन तीनों भागों के नाम आप कमेंट करके बताइएगा। तो वहाँ पे क्या है, जो आंतरिक भाग है हमारे पृथ्वी का, स्थलमंडल का जो आंतरिक भाग है वो किससे बना होता है? प्लेटों से। और उन्हीं प्लेटों को हम क्या करते हैं? स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आगे हम बात करते हैं पिघले हुए लावे की। जो मैग्मा होता है, जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, हमने ज्वालामुखी पढ़ा था। ज्वालामुखी में क्या होता, मैग्मा बाहर निकल रहा था और वो ठंडा होकर चट्टान के रूप में जम रहा था। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा वृत्तीय रूप से घूमता रहता है। कहाँ पर? अंदर। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो वृत्तीय रूप से घूमता रहता है। ठीक है। उसकी घूमने की वजह से पृथ्वी में क्या, पृथ्वी की जो प्लेट है उनमें क्या होती है? गति होती है। और उन्हीं गति की वजह से पृथ्वी की सतह पर क्या होते रहते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं। और परिवर्तन की वजह से क्या होता है? पृथ्वी की जो है गतियाँ स्टार्ट हो जाती है। और ये गतियाँ किन किन बलों पर निर्भर करती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 2 प्रकार के बल हैं जिन पर पृथ्वी की गति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं अंतर्जनिक बल। कौन सा बल? अंतर्जनित। पहला बल है अंतर्जनित बल। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। कहाँ पर होते हैं ऐसे वाले बल? आंतरिक भाग में घटित होते हैं। इनको एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। इंग्लिश में एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो बल है वो है बहिर्जनिक बल, जिसको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। ऐसे बल जो पृथ्वी की सतह पर घटित होते हैं, सतह मतलब बाहर आकर जो घटित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स या फिर बहिर्जनिक बल। अब ये जो बहिर्जनिक बल है, इनसे 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। अंतर्जनिक बल से, बहिर्जनिक नहीं, अंतर्जनिक बल से 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती है। कौन कौन सी? एक तो होता है भूकंप, दूसरा होता है हमारे पास में ज्वालामुखी। ठीक है। भूकंप क्या होता है और ज्वालामुखी क्या होता है, इसके बारे में हम आगे क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। किसकी वजह से होती है? क्योंकि ये होती है आकस्मिक गतियों की वजह से। अब बात करते हैं हम ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी क्या होता है? भूपर्पटी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ कहाँ निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं अचानक। तो उसको क्या बोलते हैं हम? ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा निकलता है। और लावा वो बाहर आके जब ठंडा होता है तो क्या बनती है? चट्टानें बनती है। कौन सी चट्टान बनती है? कमेंट करके आप बताइएगा, क्योंकि मैं जो दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से कौन सी चट्टान बनती है? तीनों चट्टानों का नाम कमेंट करके बताइए। आगे हम बात करेंगे भूकंप की। भूकंप क्या होता है? ये स्थलमंडलीय प्लेट, जो हमारा स्थलमंडल है वो बहुत सारी प्लेटों से बना होता है। तो स्थलीय मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। जो आंतरिक जो बल है वो, उसकी वजह से क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। और इसी कंपन को क्या बोलते हैं? हम कहते हैं भूकंप कहते हैं। भूकंप से रिलेटेड कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उद्गम केंद्र क्या होता है? उद्गम केंद्र होता है भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है। मतलब भूपर्पटी, पहला हिस्सा हमारा भूपर्पटी होता है। तो भूपर्पटी के नीचे जो स्थान जहाँ से क्या हो रहा है? भूकंप स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से कंपन स्टार्ट हो रहे हैं, वो क्या होगा? उद्गम केंद्र। और अधिकेंद्र क्या होगा? जो हमारा उद्गम केंद्र है उसके ऊपर भूपर्पटी का जो केंद्र है वो क्या लाएगा? हमारा अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर, मतलब ऊपरी हिस्से पर, इसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। इसका जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें अच्छी तरह चित्र बना रखा है, आप उससे समझ सकते हैं। यदि आपको चित्र सहित नोट्स चाहिए तो कमेंट करके बोल दीजिए, जो है वो उनके जो चित्र है, चित्र सहित आपको समझा दिए जाएंगे। अब ये जो अधिकेंद्र है, कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में आते हैं। जो कंपन है वो अंदर से कहाँ आएंगे? बाहर आएंगे। और कहाँ पर? अधिकेंद्र पर।
और इसके जो निकटतम भाग है सबसे ज़्यादा, उस पर सर्वाधिक क्या होगी, हानि होगी। और जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे हानि का प्रभाव कम होता जाएगा। अब ये जो भूकंपीय तरंगे हैं, जो तरंगे बाहर आ रही हैं अंदर से, वो कितने प्रकार की होती है? वो होती हैं हमारे पास में 3 प्रकार की। पहली है पी तरंगे, जिसको हम अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। दूसरी है एस तरंगे, जिन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। तीसरी है एल तरंगे, जिन्हें हम पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। इस तरीके से ये 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे हैं। यदि आपको कोई सजेशन देना हो इस से रिलेटेड, तो आप सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ज़रूर आपके सजेशन पर विचार किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे कुछ एक इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में। 29 जनवरी 2001 को कहाँ पर, भुज शहर में क्या आया था, भूकंप, और उसकी तीव्रता कितनी नापी गई थी, 6.9। किस पर नापी गई थी, रिक्टर स्केल पर। तो आपको ये समझ में आएगी होगा रिक्टर स्केल किसके काम आता है, भूकंप मापने का एक यंत्र है। तो 29 जुलाई 2001 को भुज शहर में भूकंप आया, उसको हमने रिक्टर स्केल पर नापा, और रिक्टर स्केल पर नापने के बाद में पता चला उसकी तीव्रता क्या थी, 6.9। अब इससे हमें ये पता चलता है कि भूकंप कितना जो है वो तीव्र था। ठीक है, 6.9 की बात करेंगे तो 6.9 के हिसाब से हम कुछ तथ्य देख लेते हैं। जो तीव्रता अगर 2.0 है भूकंप की, तो क्या माना जाएगा, प्रभाव नहीं के बराबर। यदि 5 है तो वस्तु गिरने से क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अगर 6 है तीव्रता तो क्या हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर जो भुज में जो भूकंप आया था वो कैसा था, शक्तिशाली जो है भूकंप था। अगर 7 हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, सर्वाधिक शक्तिशाली, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा विनाशकारी भूकंप कहलाएगा। 7 अगर उसका क्या जो है तीव्रता है। तो तीव्रता किससे नापी जाती है, रिक्टर स्केल से। आगे बात करें मुख्य स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब आकृति, जैसे कहीं पे आपने पहाड़ देखे होंगे, कहीं पठार देखे होंगे, कहीं पे नदियाँ देखी, तालाब देखी, ये सब क्या है, स्थलाकृति है। उनके बारे में हम बात करते हैं। दृश्य भूमि में 2 प्रक्रमों की वजह से परिवर्तन होते हैं। दृश्य भूमि जो हमें दिख रही है, उन भूमियों में 2 ऐसे प्रक्रम हैं जिनकी वजह से क्या होता है, परिवर्तन होता है। एक का नाम है अपक्षय। अपक्षय क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने को क्या कहते हैं, अपक्षय। शैल मतलब चट्टानें। हमने 3 प्रकार की चट्टानें पढ़ी थी, उनके नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। जो चट्टानें हैं उनके टूटने को क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। जबकि दूसरा कारण है दृश्य भूमि के परिवर्तन में, उसका कारण है एक दूसरा अपर्दन। तो अपर्दन क्या है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम के द्वारा, 3 चीज़ें, जल, पवन एवं हिम के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, अपर्दन में। जैसे कि वायु आई, बहुत तेज आंधी आई, वायु के साथ मिट्टी उड़ के चली गई, तो उसको क्या हो गया, मृदा अपर्दन कहला गया। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें क्या होता है, अपर्दन होता है। और भू की जो स्थलाकृति है, इसकी आकृति है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत एक किसकी, नदी की। नदी मतलब जल की। नदी से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी हम इसमें बात करेंगे। नदी में सबसे पहला आता है जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, तो उसे क्या कहते हैं, जल प्रपात कहते हैं। मतलब क्या होता है, एक कठोर चट्टान से गिरेगी, कठोर चट्टान पर जाके गिरेगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम, जल प्रपात। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि जो इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। अगली बात करते हैं नदी से रिलेटेड विसर्प की। विसर्प मतलब एक सर्प की आकार की। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मोड़दार, जैसे कि सांप जिस तरीके से चलता है उस तरीके से बहने लगती है। यदि नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। जो मोड़दार तरीके से नदी घूमती है उसको क्या बोलते हैं, हम विसर्प कहते हैं। अब चाप झील किससे बनेगी, चाप झील भी किससे बनेगी, विसर्प से बनेगी। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। जो घुमाव है वो क्या होता है, धीरे धीरे कट जाते हैं और एक अलग ही झील बनाते हैं। वो क्या हो गया, एक तरीके से गड्ढा बन गया वहाँ पे, उसे क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। आगे हम बात करेंगे बाढ़ किरत की। बाढ़ किरत मतलब जैसे हुआ, नदी बहुत सारा सामान बहा के लेके आई और एक जगह पानी इकट्ठा हो गया, पानी के साथ साथ वो जो सामान था वो भी क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। सामान मतलब उपजाऊ मिट्टी कहीं से बह के आई, साथ में उसके कुछ पदार्थ बह के आए और जो है पोषक तत्व बह के आए, वो वहाँ जाके इकट्ठे हो गए। तो वो जो जगह है वो बाढ़ किरत जगह कहलाएगी और साथ में हम उस जगह पर क्या हो, उपजाऊ मिट्टी होगी। अगली बात करेंगे तटबंध की। नदी के उत्थित तट को क्या बोलते हैं, तटबंध कहते हैं। इसी के साथ में एक आता है वितरिका। वितरिका क्या होती है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें वितरिका कहते हैं। जैसे कि यहाँ से नदी गई और उसमें क्या हुआ कि वो बहुत सारी धाराओं में विभाजित हो जाती है। जो धाराएं हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वितरिका कहेंगे। उसके बाद में हम बोलेंगे एक डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, कहाँ पर बनता है, सभी मुहानों के अवसादों
के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। सभी मुहाने के अवसादों, मतलब जैसे कि यहाँ से जो अवसाद बहा के जो नदी लेके गई है वो एंड में जाके उन्हें कहीं पे इकट्ठा कर देगी, संग्रह कर देगी, तो उससे क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। प्रत्येक नदी कोई ना कोई डेल्टा बनाती है। अब बात करेंगे हम, अभी नदी की बात करी हमने, करेंगे अब समुद्री तरंगों की बात करेंगे। समुद्री गुफा क्या होती है? जैसे कि समुद्र में कई बार देखा होगा ऊंचे ऊंचे क्या है, पहाड़ से दिखते हैं और चारों तरफ उसके पानी दिखता है। उन्हीं उन्हीं जो टीले हैं, उन्हीं जो चट्टान हैं, उन चट्टानों के बीच में क्या होता है, कभी कभी एक गुफा बन जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, समुद्री गुफा। जैसे कि समुद्री तरंग लगातार शेलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित हो जाती है, किसमें, उस चट्टान में। समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, तो इन्हें क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। अब धीरे धीरे वो चौड़ी हो गई, अब क्या होता है, वो ज़्यादा धीरे धीरे वो ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, और क्या बचता है, सिर्फ केवल छत बचती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तटीय मेहराब बोलेंगे। अगर फिर क्या होता है, बीच में से आर पार पूरा ही कट जाता है, वो छत भी उसके ऊपर नहीं रहती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेक बोलते हैं। इनके सबके चित्र एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, यदि आपके पास में बुक है तो वहाँ से देख लेना, नहीं है तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं आपको जो है चित्र के साथ में, डायग्राम के साथ में समझा दूंगा। आगे हम बात करेंगे समुद्र भिरगु। समुद्र भिरगु क्या होता है? समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या बोलते हैं, समुद्र भिरगु बोलते हैं। समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम खड़े हुए उठे हुए ऊंचे शैलीय तट, मतलब जो चट्टानों के क्या है, तट है, उनको क्या बोलेंगे हम, समुद्रीय भिरगु कहते हैं। आगे हम बात करेंगे हिमनद हिमोड। हिमनद हिमोड मतलब हिम मतलब बर्फ़, और बर्फ़ से जो बनते हैं उनको हिमनद हिमोड बोलते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमनोड का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारे पास में कोई हिमनद है, वो बह के आई, अपने साथ में जो चीज़ें बहा के लाइए वो निक्षेपित हो जाते हैं, वो निक्षेपित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हिमनद या हिमोड कहते हैं। जिस तरीके से हमने नदी के, समुद्र के इनके कार्य पढ़े, उसी तरीके से हम पवन के कार्य पढ़ेंगे। पवन भी क्या करती है, मृदा का अपर्दन निक्षेपण भी करती है। अब रेगिस्तान में पवन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। कौन? पवन अपर्दन व निक्षेपण का प्रमुख कारण है। आगे बात करेंगे हम, इससे क्या बनता है, एक छत्रक शैल बनती है। रेगिस्तान में छत्रक आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। छत्रक मतलब छत्ते जैसे आकार के क्या है, शैल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रेगिस्तान में जो बनती है आकृतियाँ, उसको एक तो होता है बालू टिब्बा, दूसरा होता है क्या है, लाओस। अब बहुत सारी मिट्टी जो है वायु अपने साथ उड़ा के लेके आएगी, और जैसे ही वायु रुकेगी तो वो एक जगह पर जाकर इकट्ठी हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं बालू टिब्बा। जबकि हम बात करें लॉयस की, तो लॉयस क्या होता है, वो जो मिट्टी उड़ी है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से जाके फैल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लॉयस, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने इंडिया का है, हिंदुस्तान का है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तुमसे पूछा था, और उसका जवाब तुम्हें कमेंट में देना है। जबकि मैं आपको बता देता हूँ, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का क्या है, एंजल जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा। हिंदुस्तान का आपको बताना है, विश्व का एंजल जलप्रपात है, जो कि क्या है, दक्षिण अमेरिका में है। इसके अलावा आपको कमेंट करके बताना है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है। ये दोनों ही क्वेश्चंस किसके हैं, एनसीईआरटी के हैं आपके। वहाँ से आप देख के, या फिर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट जो है लाइक करें, शेयर करें। अगर पहली बार आप इस पे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। यहाँ पर आपको ना तो पीडीएफ का कोई पैसा देना पड़ेगा, ना ही किसी वीडियो क्लासेस का आपको पैसा देना है। सारा विदाउट कॉस्ट एकदम फ्री आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।